हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी को देखते हुए आपके पॉलिटिकल साइंस में जो सिलेबस में मेंशन किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, यहाँ से आपके टीजीटी पीजीटी दोनों ही एग्जामों में हर बार प्रश्न बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों न इस टॉपिक को एक बार रिवीजन के तौर पे पढ़ लें। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, थ्योरेटिकल वीडियो, जो कि फांसीवाद टॉपिक से था। मैंने आप लोगों से उसमें पूछा था कि यदि आप लोगों को इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब हम लोग स्टार्टिंग हम लोग अपना रिवीजन करते चलेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम में समय है। तो एक बार रिवीजन हो जाएगा तो हमारे जो भी प्रश्न हमसे कंफ्यूज हो रहे थे वह प्रश्न हमसे अब छूटेंगे नहीं। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके विषय में देखेंगे कि यह जो संघ है, इस संघ का गठन कब किया गया था, क्यों किया गया था दोस्तों। तो यहाँ से प्रश्न हमारे वही बनते हैं जो फैक्ट होते हैं। तो मैंने ऐसे ही चीज़ों को केवल इसमें मेंशन किया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सिलेबस में जो दिया गया टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, तो उतना हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो हमारे एग्जाम में आवश्यक चीज़ें हैं उन्हीं को हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जब देखते हैं इस संयुक्त राष्ट्र संघ, तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों ने इससे पहले जो भी एग्ज़ाम दिया होगा या कह सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आपने पढ़ा होगा जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला था। तो उसके बाद एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन, जिसका काम था कि आगे चलकर इस प्रकार का दोबारा युद्ध न हो जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। क्योंकि उस समय इतने नरसंहार हो गए थे, इतने कह सकते विश्व स्तर पे इतनी तबाही मची थी, इतनी क्षति पहुंची थी, तो लोगों ने सोचा कि दोबारा इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह संस्था भी सफल नहीं हो पाई। और आप देखेंगे कि 1939 में जर्मनी का जो होता है पोलैंड पे आक्रमण होता है, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध होता है, यह 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। इसके बाद जो आप देखेंगे कि जब ये युद्ध समाप्त होने वाला होता है तो कुछ ऐसे देश होते हैं जो बड़े देश होते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया। यहाँ के कुछ ऐसे बड़े नेता होते हैं जो यह सोचते हैं कि अब तो यह युद्ध समाप्त होने वाला है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की अब दोबारा स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए हमें एक ऐसी मजबूत संस्था का निर्माण करना चाहिए, गठन करना चाहिए, जो इस तरह के युद्ध की स्थिति को उत्पन्न होने से रोके और विश्व स्तर पर शांति बनाए रखे। इसी को देखते हुए आप देखेंगे इसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है और बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघ है। विश्व स्तर पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का दूसरा प्रयास था। इसके पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध एवं हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। लेकिन यह संगठन युद्ध रोकने में असफल नहीं, कह सकते हैं कि रोकने में यहाँ पे असफल होना चाहिए था, ठीक है, सफल नहीं हो सका, जिसका कारण था 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको न समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या आप लिख लीजिएगा या एक बार देखकर दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत कुछ इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, डेटाबेस चीज़ें हैं आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो आगे आप यहाँ पे देखते हैं कि विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए युद्ध के दौरान ही विश्व के प्रमुख नेताओं ने एक ऐसा संगठन बनाने का विचार शुरू कर दिया जो भावी पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाए, साथ ही विश्व में शांति भंग करने के प्रयासों को रोक सके। यानी कि जो बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेता लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि अब ये युद्ध तो समाप्त होने वाला है, आगे इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो पाए, इसके लिए उन्होंने इस तरह के संगठन बनाने का विचार शुरू कर दिया जो कि विश्व स्तर पर भी शांति बनाए रखे। आगे आप देखते हैं कि
अप्रैल 1945 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक होती है जिसमें 50 देश भाग लेते हैं। दोस्तों आप लोग ये मत समझिए कि मैंने 50 लिखा है, 51 होने चाहिए, लेकिन आप लोग पहले पूरा देखिए, ठीक है। तो अप्रैल 1945 में जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बैठक होती है उसमें 85 देश पहले भाग लेते हैं, लेकिन 26 जून 1945 को चार्टर पर 50 देश हस्ताक्षर करते हैं। बाद में पुलिस, यहाँ पे पुलिस नहीं होगा दोस्तों, पोलैंड होना चाहिए, ठीक है। पोलैंड आप लोग कर लीजिएगा। पोलैंड पोलैंड जो होता है 91 देश के रूप में इस पर हस्ताक्षर करता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों 26 जून 1945 को चार्टर पर 50 देश तो हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन बाद में जो पोलैंड होता है वह भी शामिल हो जाता है 91 देश के रूप में और इस पे हस्ताक्षर करता है। और टोटल कितने देश हो जाते हैं हस्ताक्षर करने वाले? 51 देश हो जाते हैं। आप ये याद करेंगे, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 से यह संस्था काम करने लगी, इसलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यूएनओ डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 से यह संस्था विश्व स्तर पर काम करने लगी थी। यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। दोस्तों यूएनओ के जितने भी अंग हैं, ठीक है, आप देखेंगे इसके जो टोटल है 6 अंग है, लेकिन 5 ही अंग कभी कभी बताया जाता है। क्यों बताया जाता है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। तो दोस्तों जितने भी इसके अंग है ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे सभी का लगभग आपका न्यूयॉर्क में ही मुख्यालय, लेकिन एक ऐसा अंग है जिसका न्यूयॉर्क में नहीं है। कौन सा है और कहाँ पे है, आगे उसकी चर्चा होगी। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की भाषा। अब क्योंकि ये संगठन जो बन गया, अब इसमें विश्व स्तर पे ये संगठन बनाया, किसी एक देश की बात तो है नहीं कि वहाँ की जो भाषा होगी वही भाषा होगी। विश्व स्तर की विश्व स्तर का ये संगठन है। और तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं इसमें प्रयोग में लाई जाती है उनको हम लोग देखेंगे और कितनी भाषाएं। तो याद रखिएगा विश्व स्तर पे जो ये संगठन बनाया गया, तो इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं टोटल 6 हैं। कितनी हैं? तो टोटल 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है दोस्तों? अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है या रूसी और स्पेनिश, यानी कि टोटल 6 भाषा हैं। इनको आप ट्रिक के माध्यम से अपना बना सकते हैं। जैसे आप इसको अरबी को ए ले सकते हैं, चीनी को सी ले सकते हैं, अंग्रेजी यानी इंग्लिश को ई ले सकते हैं, फ्रेंच को आप यफ ले सकते हैं, रशियन यानी कि रूसी को आर ले सकते हैं और स्पेनिश को यस ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं यहाँ तक कि ए सी ई एफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक ए सी एफ और आर एस, ए सी एफ आर एस, ये देखिए कॉमन नाम लग रहे हैं नंबर, ठीक है। जो अक्षर हैं ए सी एफ आर एस, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मुख्य कार्य होते हैं इनके, ठीक है, वह 2 ही भाषा में होते हैं, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच में, ठीक है। तो याद रखिएगा ई और यफ में मुख्य रूप से इसमें जो है इनके कार्य किए जाते हैं, लेकिन टोटल इसकी भाषाएं जो हैं 6 हैं। आगे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ में बताया गया कि यूएनओ का मुख्य कार्य इंग्लिश और फ्रेंच में किया जाता है। यूएनओ का विचार अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रश्न यहाँ से भी बनेगा कि जो ये यूएनओ का विचार आया था तो किसके दिमाग में आया था, किसके मन में यह सबसे पहले विचार आया था? तो अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति होते हैं डी रूजवेल्ट, उन्होंने ही इस तरह का जो है विचार अपना दिया था। आगे हम लोग देखते हैं यूएनओ का प्रतीक। दोस्तों यूएनओ का प्रतीक क्या है? जब कोई संस्था बनती तो उसका कोई ना कोई एक प्रतीक भी होता है, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पे जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए मैंने इसमें मेंशन किया गया उसका प्रतीक है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इधर की ये कह सकते हैं पत्तियों की तरह, ये पत्तियां नहीं है, टहनियां है दोस्तों, जैतून के टहनियां हैं। आप देखेंगे ये वृत्त है तो इसके अंदर भी वृत्त कई है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो दिख रहे हैं जो, ठीक है, ये सब जो है दोस्तों महादेश कह सकते हैं कि महाद्वीप हैं, और इसका जो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर इसमें समाहित किया गया है। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। देखिए संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को स्वीकृति दी गई थी। इस प्रतीक में जैतून वृक्ष की शाखाओं के बीच विश्व मानचित्र को दर्शाया गया है। इसमें 5 सकेंद्रीय वृत्त भी हैं। जैतून की शाखाएं शांति को प्रदर्शित करती हैं। विश्व मानचित्र संयुक्त राष्ट्र की शांति एवं सुरक्षा से जुड़े इसके प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति से संबद्ध देशों को प्रदर्शित करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो है जैतून की टहनियां है दोस्तों, क्या है? जैतून की टहनियां यानी शाखाएं, जिसके बीच में विश्व मानचित्र को दर्शाया गया है, और उसके बीच में आपको देखेंगे 5 सकेंद्रित उसके अंदर वृत्त भी हैं, ठीक है।
तो इसमें पूरे देशों को समाहित कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ध्वज, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ध्वज यानी कि इसका झंडा। तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ बना था तो उसका झंडा, जब कोई संघ बनता है तो उसका एक झंडा भी होता है। जैसे हमारे देश का झंडा, या हमारे देश में भी देख लेंगे बहुत सारे संघ है तो उनका कोई ना कोई झंडा होता है। उसी तरह से जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो उन्होंने अपना एक फ्लैग यानी कि झंडा भी बनाया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यह हाथ में पकड़े हुआ है जो एक झंडा है, ठीक है। इस झंडे में आप देख रहे होंगे कि वह प्रतीक भी इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का वह झंडा है। तो याद रखिएगा ये झंडा कहें या ये प्रतीक कहें, हल्का नीले कलर का होता है, ठीक है, हल्का नीले कलर का होता है। इसमें आपको दिख भी रहा होगा। तो दोस्तों इस ध्वज के बारे में देखिए बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान ध्वज को 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया, ठीक है। कब अपनाया गया? तो 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया। प्रश्न यही बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है वह कब अपनाया गया था? तो 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में उसके प्रतीक को ही हल्की नीली पृष्ठभूमि में सफेद रंग से दर्शाया गया है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि जो है उसका प्रतीक सफेद रंग में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये है उसका ध्वज, और इसके बीच में आप देखेंगे उसका जो प्रतीक है यह दर्शाया गया है। और इसको जो अपनाया गया 20 अक्टूबर 1947 को ध्वज को अपनाया गया। जो प्रतीक था दोस्तों इसको कब अपनाया गया था? तो 7 दिसंबर 1946 को इसको स्वीकृति दी गई थी। इसका कुछ डिजाइन इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यूएनओ के अंग। दोस्तों यूएनओ के अंग यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है इसके कई अंग है, जैसा कि हमने देखा पहले, ठीक है। कितने हैं? इसके टोटल जो है दोस्तों 6 अंग है, जिनमें से केवल 5 ही कार्यरत हैं। कितने? 5 ही केवल कार्यरत हैं दोस्तों, ठीक है। एक जो है आपका कह सकते हैं न्यास परिषद है वह कार्यरत नहीं है। क्यों नहीं है उसकी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो अंग देखते हैं, जो महत्वपूर्ण अंग है वह कौन सा है? तो महासभा हम लोग देखेंगे, ठीक है। कौन सा? महासभा। तो आइए देखते हैं महासभा के विषय में हम लोग। दोस्तों इसमें युवाओं, दोस्तों यहाँ युवा हो गया, ठीक है। हालांकि जो होना चाहिए यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है, यूएनओ होना चाहिए, ठीक है। इसमें यूएनओ के सभी 193 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं दोस्तों? तो यहाँ से प्रश्न बनता है कई बार कि यूएनओ में कितने देश टोटल हैं? तो 193। तो यूएनओ में टोटल 193 देश सम्मिलित हैं, और जो उसका अंग है महासभा उसमें उसके सभी देश यहाँ से सम्मिलित किए गए हैं। 193 के 193 देश में जो देश हैं इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इस बैठक में हर देश के एक व्यक्ति जरूर सम्मिलित होता है। जब भी महासभा की कोई बैठक होती है तो हर देश से एक व्यक्ति जरूर उसमें क्या होता है अपनी सहभागिता दर्ज कराता है, यह आवश्यक होता है। महासभा की बैठक जो है बजट पर चर्चा करती है, और यह जो महासभा होती है यह बैठक जो है क्या है, इसमें बजट की चर्चा होती है। यह संसद की तरह कार्य करती है, ठीक है। जैसे हमारे संसद है, ठीक है, लोकसभा विधानसभा, ठीक है। इसमें क्या होता है आप देखेंगे कि बजट वगैरह की चर्चा होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बजट की चर्चा की जाती है। यहाँ पे भी देखिए मिस्टेकिंग हो गया है, यूएन नहीं होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। चलिए, यूएनओ में सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका देता है, भारत 21वें स्थान पर है। दोस्तों यूएनओ में जब मान लीजिए ये विश्व स्तर की संस्था है तो कोई एक देश तो इस पर अपना कह सकते हैं इसको संभालेगा नहीं, पूरे देश मिलकर इसको अपना संभालेंगे, उसका देखेंगे खर्च। तो सबसे ज़्यादा जब पैसे की बात आती है तो अमेरिका देता है। कितना देता है दोस्तों इसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे ज़्यादा देता है अमेरिका। भारत जो है दोस्तों 21वें स्थान पे है अपना, और कितना देता है अपना पैसा, ये तो पॉइंट में देता है दोस्तों, ठीक है। देखिए 0.08%। ये आप लोगों को लगता है कि इतना कम, ये भी बहुत ज़्यादा है। और ये पैसा जानते हैं कि कितना अरबों में होता है। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी देश अपना जब पैसा इसमें देता है तो वह अपनी जीडीपी के अनुसार देता है। तो जीडीपी का 0.8% ये देता है भारत। तो सोचिए कितना पैसा होता होगा, ठीक है। फिर भी 21वें स्थान पे है। अब सोचिए इस हिसाब से अमेरिका जब देता है तो उसकी जीडीपी कितनी ग्रोथ की होगी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एक देश से अधिकतम 5 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। दोस्तों जब महासभा की बैठक होती है तो इसमें दोस्तों एक देश से अधिकतम 5 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जाएगा कि 5 व्यक्तियों की गिनती की जाएगी। 5 व्यक्तियों में वह एक देश के जो है एक व्यक्ति आए चाहे 5 व्यक्ति आए, एक ही काउंट होगा, ठीक है। 5 व्यक्ति आ सकते हैं लेकिन वह एक ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यह होना चाहिए, ठीक है, यह होना चाहिए। यह पूरी दुनिया में संसद का कार्य करती है जो सितंबर में होती है, ठीक है।
बिल्कुल। तो दोस्तों यह पूरी दुनिया में संसद की तरह कार्य करती है, जो इसकी बैठक जो है सितंबर में की जाती है। 1950 में महासभा द्वारा शांति प्रस्ताव लाया गया था। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे अगली बार प्रश्न टीजीटी में बना था कि महासभा द्वारा शांति प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 1950 में। यहाँ से भी देखिए ये फैक्ट यहाँ से मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे नोट में आप लोगों को बताया गया है कि 2011 में दक्षिणी सूडान देश ने यूएनओ में शामिल हुआ और जिसकी राजधानी जुबा है, यह अभी तक का आखिरी देश है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आखिरी देश जो है यूएनओ में शामिल होने वाला है वह है आपका दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में शामिल होता है, जिसकी राजधानी जुबा है। तो अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, क्यों बनता है, क्योंकि यह आखिरी देश है दोस्तों जो कि आपकी यूएनओ में शामिल हुआ है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, जुबा है। या प्रश्न ये बनेगा कि यूएनओ का आखिरी देश कौन सा जो कि उसमें शामिल हुआ, तो दक्षिणी सूडान है, जो कि आपके 2011 में, ठीक है, ये सम्मिलित हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा अंग जो है दोस्तों सुरक्षा परिषद। ठीक है, दूसरा अंग जो है सुरक्षा परिषद, यूएनएससी। ठीक है, यूएनएससी। इसमें कुल टोटल जो है दोस्तों 15 देश होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी देश होते हैं। ठीक है, कितने, तो 5 अस्थायी देश होते हैं, टोटल 15 होते हैं, तो आपके बचे कितने, 10 देश जो होते हैं दोस्तों वह अस्थायी होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कितने देश अस्थायी होते हैं सुरक्षा परिषद में, तो 10 होते हैं। कितने अस्थायी होते हैं, तो 5। कुल कितने होते हैं, तो 15 होते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं। और ये 10 देश जो होते हैं दोस्तों अस्थायी हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन जो अस्थायी होते हैं 5 वह कभी नहीं बदलते। और ये जो 5 देश अस्थायी, ये पावरफुल देश हैं, इनके पास जो है बहुत एक बड़ी शक्ति इनको मिली हुई है, जिन्हें वीटो कहा जाता है। उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला जो है अस्थायी देशों में अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, रूस। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं ABCRF। ठीक है, ABCRF इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, ये जो है आपके अस्थायी देश हैं। ठीक है, 5 हैं। और बाकी जो 10 देश बचते हैं वह महासभा के द्वारा इसमें लाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इन 5 अस्थायी यहाँ पे, ठीक है, इन 5 अस्थायी देशों के पास वीटो पावर, यहाँ पे विशेषाधिकार कह सकते हैं, या इसे निषेधाधिकार कहा जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, वीटो पावर यानी कि निषेधाधिकार शक्ति है। अब ये वीटो पावर क्या है दोस्तों, तो वीटो पावर यह एक ऐसी शक्ति होती है, जब भी इनका कोई बैठक होता है किसी चीज़ को लेकर, जब कहा जाता है कि यह चीज़ होना चाहिए, तो यदि उसमें से कोई देश, 5 देशों में से जो अस्थायी देश हैं, कह देगा कि ये नहीं हमें मंजूर है, वीटो, मैं इसको वीटो करता हूँ, यानी कि वह चीज़ वहाँ से कैंसिल हो गई। अब वो चीज़ चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, 193 देश भी होकर भी कुछ भी नहीं कर सकते, वह कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस तरह से वीटो का पावर होता है। और दोस्तों जो आपका कह सकते हैं रूस, जो हमारा कह सकते हैं एक प्रकार से अच्छा दोस्त है देश के रूप में, वह भारत के लिए कई बार उसने वीटो पावर का यूज़ किया है, भारत के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, भारत को बचाने के लिए। ठीक है, तो कह सकते हैं ये वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है, विश्व स्तर पर ये लोग अपना प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा ये वीटो पावर 5 ही देशों के पास है, जो कि अस्थायी देश हैं। और याद रखिएगा भारत भी चाह रहा है, बहुत सारे देश चाह रहे हैं कि हमें भी ये वीटो पावर मिल जाए और हम अस्थायी देश जब बनेंगे तभी। लेकिन आप याद रखिएगा कि 5 देश ऐसे देश जो ये वीटो पावर वाले हैं अस्थायी देश, ये जल्दी किसी को होने नहीं देंगे अस्थायी देश। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है जो कि किसी काम को रोक सकती है। तो क्यों ये होने देंगे? उनकी चीज़ में आप हस्तक्षेप करने के लिए आप जाएँगे तो वो होने देंगे ऐसा चीज़? नहीं, ये तो इतना आसान नहीं। लेकिन हालाँकि भारत कई बार इस तरह का प्रस्ताव दे चुका है। भारत को अस्थायी देश के रूप में मान्यता देने के लिए बहुत से देश जो हैं एग्री हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि एग्री नहीं होते, जैसे चाइना हो गया। ठीक है, इस प्रकार के देश एग्री नहीं होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 10 देश 2 साल के लिए होते हैं जो महासभा द्वारा लाए जाते हैं। तो जो इसमें से 10 देश है, 15 देश में से 10 देश जो अस्थायी हैं वह महासभा द्वारा लाए जाते हैं, जो कि 2-2 साल के लिए होते हैं केवल। ठीक है, कितना, 2-2 साल के लिए होते हैं।
हम लोग देखते हैं कि दोस्तों जो आपकी सुरक्षा परिषद है यानी कि यूएनएससी है, यह पुलिसमैन की तरह कार्य करती है। पुलिसमैन का कार्य क्या होता है कि देख रेख करना, ठीक है, कोई चीज़ किस तरह से हो रही है। तो इसी प्रकार से सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी भी जो है यह पुलिसमैन की तरह कार्य करती है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं अल्फ़ाबेटिकल तरीके से बनते हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल तरीके से बनते हैं। अल्फ़ाबेटिकल के मतलब कि यहाँ पे जैसे कि ये जो अमेरिका दिया गया है, तो सब इसके अध्यक्ष की जब बात आएगी दोस्तों, तो अमेरिका यानी कि ए से पहले यानी अमेरिका का पहले बनेगा। फिर जब ये बन गया तो फिर आप देखा जाएगा कि ब्रिटेन से फिर बनेगा, फिर चीन से बनेगा, रूस से बनेगा, फिर फ्रांस से। ये क्रम फिर चलता रहेगा। ये नहीं कि कोई इसमें टाई होगी इस तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं, या कोई पावर ज़्यादा है जिसके पास, ऐसा नहीं। ये अल्फ़ाबेटिकल से बनते रहते हैं, ठीक है। दोस्तों यह जो संस्था है एक आदेशात्मक संस्था। आदेशात्मक संस्था का मतलब ये हो गया कि आदेश देने वाली संस्था है। क्या है? आदेश देने वाली संस्था है। आगे हम लोग देखते हैं सचिवालय। सचिवालय देखिए इसका काम जो होता है प्रशासनिक कार्य, और प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत ये लोग क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों सचिवालय पूरे विश्व में अपने कार्यालयों के माध्यम से संगठन के दैनिक कार्यों का संचालन करता है, या किसी भी प्रकार के आंकड़ों को यूएनओ को उपलब्ध कराता है। इसके हित को इसको यहाँ पे हेड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ मिस्टेकिंग है दोस्तों, ठीक है, हेड। इसके हेड को महासचिव कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सचिवालय जो है यह पूरे विश्व में अपने कार्यालयों के माध्यम से जो संगठन है उसके दैनिक कार्यों का संचालन करता है। लेखा जोखा कागज पत्र वाला जो काम होता है दोस्तों, उसका ये काम करता है, ठीक है, कि कौन सी रिपोर्ट कहाँ पे कैसे लगाई गई है, क्या है, इसका काम ये करता है। और ये जितने भी आंकड़े होते हैं यह यूनाइटेड नेशन को ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, सब कागजी कार्रवाई करने के बाद। और इसके जो हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, महासचिव कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग कि वर्तमान में इसके महासचिव कौन है। एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। महासचिव का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे होती है। दोस्तों याद रखें, महासचिव की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, महासचिव की नियुक्ति यह सुरक्षा परिषद जो होती है इसकी सिफारिश पे महासभा करती है, ठीक है। महासचिव की नियुक्ति जो है दोस्तों महासभा के द्वारा तो होती है, लेकिन सुरक्षा परिषद उसमें अपना सिफारिश करता है, केवल सुरक्षा परिषद, बाकी कोई भी नहीं, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका चौथा हम लोग अंग देखेंगे, क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए मैंने केवल फैक्ट को लाया है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वैसे ही सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हम लोग जिसे आईसीजे कहते हैं, यही एक ऐसा संगठन है दोस्तों, एक ऐसा कह सकते हैं यूएनओ का अंग है, जो कि इसका जो मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में न होकर कहाँ पे है, द हेग में है। कहाँ पे है? द हेग में, जो कि नीदरलैंड में है, ठीक है। तो या और बाकी जितने भी 5 हैं उनके जो है न्यूयॉर्क में है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। या न्यायिक अंग का मतलब हो गया दोस्तों कि यह न्यायपालिका की तरह है दोस्तों। अब जैसे हमारे देश में न्यायालय है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो देशों का जो भी अपने देश के अंदर की जो चीज़ें होती है, देश के अंदर जो भी कह सकते हैं कि मुद्दे होते हैं जिनको लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो जिसका निपटारा करने के लिए न्यायालय में जाते हैं, ठीक है, घरेलू। लेकिन जब देश से बाहर की बात होती है, इस अंतर्राष्ट्रीय में कि घर की बात नहीं जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल कोई देश से किसी देश का कोई लफड़ा है तो वो जाके क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या करते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, जैसे कि हमारा और पाकिस्तान से अक्सर होता रहता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। ये न्यायिक अंग है, प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत 1945 में की गई थी। इसने अप्रैल 1946 में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। दोस्तों इसकी स्थापना जो की गई थी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत जून 1945 में की गई थी। कब? जून 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। और यह अपना कार्य कब से आरंभ किया? तो 1946 से। स्थापना होती है 1945 में, कार्य करना स्टार्ट करता है यह 1946 से। प्रश्न आपको घुमा के बना सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह हेग यानी कि नीदरलैंड के पीस पैलेस में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से यह एक ऐसा अंग है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में नहीं है। बिल्कुल, तो जैसा कि हमने पहले कहा कि इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में नहीं है, कहाँ पे है? हेग में है, जो कि नीदरलैंड में। इसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका कार्य है कि न्यायालय का कार्य देशों द्वारा इसके समक्ष लाए गए कानूनी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार करना, संयुक्त राष्ट्र के ऐसे अनुरोध
के लिए अधिकृत विशिष्ट एजेंसियों द्वारा इसके समक्ष लाए गए कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी राय यानी कि एडवाइजरी ओपिनियन देना होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। ठीक है, कौन सी? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो मुख्य कार्य होते हैं यूएनओ के वह अंग्रेजी और फ्रांसीसी में होते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना मतलब इसकी संरचना किस प्रकार से की गई है इसके विषय में देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 5 न्यायाधीश होते हैं। कितने टोटल? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रश्न यहाँ से बनेगा कितने न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल 5 न्यायाधीश होते हैं, ये याद रखेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? तो 5 न्यायाधीश जो होते हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद 2 अंग जो मिलकर इसका कह सकते हैं कि चुनते हैं। कितने? 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। न्यायिक कार्य की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से 1/3 न्यायाधीशों का चुनाव प्रत्येक 3 वर्षों के बाद किया जाता है। यानी कि जो न्यायिक प्रक्रिया है यह कभी रुके नहीं। ठीक है, कभी रुके नहीं, इसलिए 1/3 न्यायाधीश जो होते हैं इनका चुनाव प्रत्येक 3 वर्षों के बाद पुनः कर दिया जाता है। यदि अपने कार्यकाल के दौरान कोई न्यायाधीश त्याग पत्र दे देता है या किसी न्यायाधीश की मृत्यु हो जाती है तो उस शेष कार्यकाल के लिए जल्द से जल्द एक नए न्यायाधीश का चुनाव किया जाता है, तो न्यायाधीश पुनर्निर्वाचन के योग्य होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, यदि किसी न्यायाधीश का त्यागपत्र किसी ने दे दिया या किसी की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर जल्द से जल्द चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, पुनर्निर्वाचन का भी इसमें कह सकते हैं कि इसमें व्यवस्था की गई है। आगे आप देखेंगे इसकी अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 3 वर्षों में न्यायालय के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से किया जाता है। तो दोस्तों याद रखें, इसकी अध्यक्षता यानी कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव जो है 3 वर्षों में न्यायालय के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। निर्वाचन के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि पूर्ण बहुमत होना चाहिए। ठीक है, कोई ये नहीं उसमें से किसी ने मना कर दिया तब तो नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रीयता संबंधी कोई शर्त नहीं होती। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका 5वां अंग। 5वां अंग क्या है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, देखिए दोस्तों, यह भी काफी महत्वपूर्ण अंग है। सारे इसके अंग जो है महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए बताया गया कि यह विश्व की आर्थिक सामाजिक एवं कह सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। ठीक है, यह विश्व की आर्थिक सामाजिक एवं समस्याओं का समाधान करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत हुई थी। तो यह दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी 1945 में की गई थी। ठीक है, यह किस लिए की गई थी? तो विश्व स्तर पर जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, ठीक कैसे आर्थिक और सामाजिक जो समस्या होती है उनका समाधान करने के लिए 1945 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना की गई थी। कब? 1945 में, 5वें अंक के रूप में यूएनए के। ठीक है, संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के 70% मानव एवं वित्तीय संसाधन आर्थिक सामाजिक परिषद के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आते हैं। यह परिषद प्रमुख शिक्षाविदों, व्यापारिक प्रतिनिधियों तथा लगभग 3200 पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठकें करती है। इसकी वार्षिक बैठकें बारी बारी से न्यूयॉर्क एवं जेनेवा में होती हैं। इन बैठकों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख विषयों पर विचार किया जाता है। तो इसमें ये क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार के लोग होते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार से। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो वैसे मुख्य रूप से इसमें जो प्रमुख शिक्षाविद होते हैं, व्यापारिक प्रतिनिधि होते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं 3200 पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को मिलाकर ये लोग अपनी बैठकें करती हैं, जो कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे इस तरह की चीज़ों पर ये लोग चर्चा करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूनिसेफ, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इन्हीं के अंतर्गत सब आती हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, उसको इतना नहीं पढ़ना है। चलिए देखिए अब इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद में? तो 54 सदस्य देश हैं, जिनमें से 18 सदस्य 1/3 प्रति वर्ष महासभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जो महासभा द्वारा 3 साल के लिए चुने जाते हैं। अर्थात सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। परिषद की सदस्यता भौगोलिक आधार पर आवंटित की जाती है। इसमें 14 अफ्रीकी, 11 एशियाई, 6 पूर्वी यूरोपीय, 10 लैटिन अमेरिकीय एवं कैरिबियाई तथा 13 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश शामिल किए जाते हैं इनकी संरचना में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे आर्थिक
एवं सामाजिक परिषद जो है इनकी संरचना में टोटल 54 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 18 सदस्य जो है 1/3 प्रतिवर्ष महासभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं न्यास परिषद। ठीक है, आखिरी आपका जो है दोस्तों यह है न्यास परिषद। अब ये छठवां है। ठीक है, छठा है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। ये छठे को अक्सर आप लोग देखते होंगे कभी कभी एग्जाम में 5 ही आंसर मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि ये कार्य नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कार्य कर रहा है उसके विषय में हम लोग आज देखते हैं। देखिए, 1945 तक कुछ देश ऐसे थे जो काफी पिछड़े थे और कुछ तो आजाद भी नहीं हुए थे। इन देशों पर नजर रखने के लिए न्यास परिषद का गठन किया गया था। 1994 में प्रशांत महासागर में एक छोटा सा देश पलाओ भी स्वतंत्र हो गया। 1954 के बाद इस परिषद को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, लेकिन यह अभी भी यूएनओ का अंग है पर कार्य नहीं कर रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब 1945 तक कुछ देश ऐसे थे जो कि काफ़ी पिछड़े हुए थे और कुछ तो अभी उस समय आज़ाद भी नहीं हुए थे। लेकिन आप देखेंगे कि ये जब परिषद बनती है तो देशों को फिर आपस में फिर मिलाया जाता है, यूएनओ में मिलाया जाता है। कुछ को तो जो थोड़ा सा आनाकानी करे थे उनको अंतर्राष्ट्रीय दबाव देकर यूएनओ में शामिल कर लिया गया। कुछ देश जो बहुत पिछड़े हुए देश थे उनको थोड़ा सा आर्थिक सामाजिक चीज़ों में सुधार करके उनको एक कह सकते हैं कि डेवलप किया गया। डेवलप करने के बाद वो लोग भी क्या हुए थे, शामिल हो गए थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जब शामिल हो गए, ये इसीलिए संस्था बनाई गई न्यास परिषद कि जो पिछड़े हुए जो देश थे, कुछ ऐसे जो अभी आज़ाद भी नहीं हुए थे, आज़ादी के दौरान जब वो लोग जब आज़ाद हुए तो काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, तो उनको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की गई ताकि अपना विकास कर सके। जब विकास हो गया तो इस तरह से ये क्या हो गई, संस्था को फिर बंद, इसका कोई काम ही नहीं रह गया, तो इस संस्था को बंद कर दिया गया। और आप देखेंगे कि 1994 में एक देश ऐसा जो पलाओ देश था वह भी स्वतंत्र हो गया, जो कि प्रशांत महासागर में एक छोटा सा देश था। ठीक है, जिसके कारण फिर जब सभी चीजें सही हो गई तो इसीलिए इस चीज को बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी भी ये इसका अंग है। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न आएगी तो इस यही संस्था वहां पे काम करेगी। इस संस्था का ये जो अंग है। ठीक है, इसीलिए ये जो गरीब पिछड़े देश थे उनको ठीक है सुधार करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। ठीक है, देखिए आगे जैसे नोट में आपको बताया गया है कि भारत यूएनओ का सदस्य आधिकारिक रूप से 30 अक्टूबर 1945 में बना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो था ये शुरू से यूएनओ के कार्य में लगा हुआ था, जब इसका गठन किया तब से ही। लेकिन आधिकारिक रूप से दोस्तों 30 अक्टूबर 1945 में ठीक है यह अपना हस्ताक्षर करके उस पर ठीक है आधिकारिक रूप से कार्य करने लगा था भारत भी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब प्रथम जो विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय भारत को ब्रिटिशों ने क्या किया था, बिना भारत का पूछे हुए इसको सेना को उसमें सम्मिलित कर दिया था। ठीक है, तो उस समय भी जो यूएनओ जब बन रहा था तो भारत के भी उसमें लोग थे, लेकिन आधिकारिक रूप से कब, 30 अक्टूबर 1945। ठीक है, यूएनओ के कुल सदस्यों की संख्या आप जानते हैं कितना, टोटल 193 है, जिसमें से 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, एक होली सी, दूसरा पैलेस्टीन। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि यूएनए में जो 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं कौन कौन से हैं, होली सी और पैलेस्टीन है, याद रखिएगा आप लोग। महासभा की पहली बैठक जो होती है दोस्तों 10 जनवरी 1946 को कहाँ पे होती है, मेथोडिस्ट सेंट्रल लंदन में हुई थी, जिसमें टोटल आपके 51 देश सम्मिलित हुए थे। यूएनओ को रिप्रेजेंट जो करते हैं वह सचिवालय के महासचिव करते हैं। यूएनओ को यदि कहीं रिप्रेजेंट करना होगा तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, जो सचिवालय होता है दोस्तों उसके महासचिव जो होते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं। आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, ठीक है, इसमें दोस्तों जाने वाले, ठीक है, इसमें जाने वाले जो भारतीय लोग हैं वह कौन कौन से हैं, आइए उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, भारतीयों ने काफ़ी अपना देखिए परचम लहराया हुआ है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों बी.एन. राव, जो बी.एन. राव थे संविधान सभा के सलाहकार थे, यह भी वहाँ पे हैं यूएनओ में। ठीक है, यूएनओ के जो आईसीजे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसमें ये गए हुए थे। नगेंद्र सिंह भी गए थे, आईसीजे के ये उपाध्यक्ष अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, नगेंद्र सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। आर्यन पाठक जिन्हें रघुनंदन पाठक कहा जाता है ये भी गए हुए हैं। दलबीर सिंह भंडारी दोस्तों जो कि दिल्ली मुंबई हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। सोचिए इतने बड़े व्यक्ति गए हैं वहाँ पे, तो भारत की क्यों ना कह सकते हैं कि एक तरह से प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर बनी रहेगी। इसीलिए भारत के कह सकते हैं कि जो अन्य देश हैं भारत को बहुत ऊंचे स्तर पर देखते हैं।
और पाकिस्तान से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी चीज़ें अनियमितताएँ हैं आतंकवाद को लेकर। लेकिन भारत को देखते हैं कि भारत एक डेवलप देश है, ठीक है, डेवलप नहीं डेवलप कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसा हमने कहा था कि अब इस देश में दोस्तों इस संगठन में, इस जो संस्था है, इसमें कुछ ऐसे देश हैं जो कि फंडिंग करते हैं, यानी कि योगदान देते हैं, उसमें अपना अनुदान देते हैं, पैसा देते हैं, तभी तो ये संस्था चलेगी। तो इसमें जो यूएसए सबसे ज़्यादा देता है, कितना 22% देता है, चाइना जो है 12% देता है, जापान जो है दोस्तों 8% देता है, जर्मनी जो है 6% देता है, ठीक है। इसके बाद आप यूके देखेंगे तो 4% देता है, इंडिया जो है दोस्तों 0.834% देता है। तो ये इसकी स्थिति है इंडिया की और बाकी देशों की, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका जो है यूएसए देता है। कहा जाता है कि जो जितना पैसा देता है उसकी भागीदारी उतनी अधिक होती है, लेकिन यूएनओ जो है, ये जितने भी इसके सदस्य हैं सभी एक समान हैं। हालांकि आप जानते ही हैं कि भाई जो पैसा अधिक लगाता है उसकी बातें अधिक लोग सुनते हैं, ये बात तो सत्य है, ठीक है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन भागीदारी भाई सभी की समान होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत यदि कुछ कहे तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों भारत भी चाह रहा है कि किसी न किसी प्रकार से हम भी यूएनओ का स्थायी सदस्य बन जाएं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो कि इसको, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान है, ये चाइना का सपोर्ट लेकर इसको वीटो पावर करा देता है। हालांकि जो रूस वगैरह हैं ये सपोर्ट करते हैं, इसके फेवर में है। तो अभी भारत की स्थिति अभी अच्छी है, कंडीशन अच्छी है यूएनओ के स्तर पे। तो दोस्तों यदि ओवरऑल हम लोग देखें, इसको यदि संक्षेप में देखें इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, तो आप लोगों को कह सकते हैं कि थोड़ा-सा लगा होगा कि बड़ा चैप्टर लंबा लग रहा है। चैप्टर लंबा नहीं है, आप इसको एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, डाटा जो है उसको कलेक्ट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओवरऑल मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 51 देशों द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ के पहले आप देखेंगे तो लीग ऑफ नेशन, जिसे, ठीक है, राष्ट्र संघ कहते हैं, इसका गठन किया गया था, लेकिन यह असफल हो गई थी। तब जाके यूएनओ का गठन किया जाता है। 26 जून 1945 को चार्टर पर 50 देश प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। बाद में पोलैंड भी 91 देश के रूप में उसमें आ जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक रूप से आप देखेंगे तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा स्पेनिश भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को स्वीकृति दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान ध्वज को 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया था दोस्तों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत जून 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। इसमें आप देखेंगे तो 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हम लोगों का आज का जो टॉपिक था, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर से बताइएगा। उम्मीद है कि, मुझे लगता है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। फिर भी यदि आप लोगों को कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो आप लोग जरूर से दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि सीरीज कंटिन्यू चलाई जाए तो स्टार्टिंग से हम लोग चलें, और वरना मैं बीच बीच में इस तरह से टॉपिक लाता रहूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।